गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विनायक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ामों का दौर चल रहा है और वैसे भी आपको पता है कि सेंटर की एग्ज़ाम है वो एनी टाइम आई हुई रहती है। तो एग्ज़ाम अपने तो कंपटीशन में और इस नर्सिंग के अंदर एनी टाइम एग्ज़ामों का दौर ही रहता है। उस दौर को देखते हुए अपना जो सिलेबस था, थ्योरेटिकल जो सिलेबस था वो लगभग कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में अपना जो था वो क्वेश्चन सेशन का पीरियड है वो चल रहा था। तो सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पे सारे सोल्व करवाए जा रहे हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या इसके आगे वाले एग्जाम में आने की संभावना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे बात होती है। उसके अलावा बिना फालतू के किसी भी क्वेश्चन के यहाँ पे कोई बात नहीं होती है। विश्वास कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा, आप लोगों के साथ में विनायक नर्सिंग एकेडमी खड़ी है तो उसके बाद में आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हारता वही है जो लड़ता नहीं है, जो संघर्ष नहीं करता है उसकी हार निश्चित है, लेकिन जीतेगा वही जो लड़ेगा। जो लड़ेगा वो जरूर जीतेगा। इसी मोटिवेशन के साथ में चलेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एमसीक्यू सेशन आज अपन लोग आपके लिए लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं सिस्टमेटिक। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज जो पहला क्वेश्चन है वो रेस्पिरेशन से संबंधित है और बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है आपको। इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही इजी है, लेकिन इससे अपन 3-4 क्वेश्चन निकालेंगे और सीएचओ लेवल की एग्जाम में तो ये मान के चलना कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और नॉर्थ सेट में भी मैंने आपको बताया कि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होता है, नॉर्मल पल्स कितना होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पता है वहां पे दिए जाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मकान को मजबूत करने के लिए उसका बेस का या उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है। उसी चीज को दिमाग में रखते हुए अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इससे पहले आपका जो बेस है वो क्लियर होना जरूरी है। इसलिए अपन यहाँ पे बेस से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आपको 5th मंजिल तक लेके चले जाते हैं। जहां पे मंजिल आपने सोची है, जहां पे 80,000 रुपए सैलरी की आपकी मंजिल है, वहां तक अपन आपको ले जाके छोड़ते हैं। यही विनायक नर्सिंग एकेडमी का पहला मकसद होता है। ठीक है, जुड़े रहिए, विश्वास कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। रेस्पिरेशन रेट ऑफ हेल्दी पर्सन। ये कह रहा है एक हेल्दी पर्सन की रेस्पिरेशन की जो रेट है वो कितनी होती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन की रेट के बारे में बात कर रहा है। मैं आपको कल भी समझा रहा था अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की ये एज की बात नहीं करता है, अगर ये किसी भी प्रकार की एज की बात नहीं करता है प्यारे बच्चों, अगर ये यहाँ पे चाइल्ड की बात नहीं करता है, अगर ये यहाँ पे न्यूबॉर्न की बात नहीं करता है, ठीक है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि आपको जो आंसर देना होता है वो ऑलवेज क्या मान के देना होता है, एडल्ट मान के देना हुआ होता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपको एडल्ट मान के देना है। यहां तक ये कंसेप्ट आपको मैं बार बार क्लियर करवाता हूं तो ये चीज आपके सामने क्लियर होगी। समझ में आ गई बात? तो चलिएगा, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो 12 से 20 होती है बच्चों। हेल्दी पर्सन के अंदर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है, एडल्ट पर्सन की बात कर रहा हूं, वो होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। बीट नहीं बोल रहा हूं, बीट वर्ड पल्स के लिए काम में लिया जाता है, ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 12 से 20 के बीच में अगर रेस्पिरेटरी रेट है तो वो नॉर्मल को इंगित करती है। अगर आपसे एग्जामिनर कहे कि मैं तो आपसे एक ही वर्ड में आंसर लूंगा उसका, तो इसका जो एक ही वर्ड में जो आंसर है प्यारे बच्चों वो है 16। वो कितना है बच्चों? वो है आपका कितना? 16 ब्रीथ पर मिनट। ये से नो 16 ब्रीथ पर मिनट जो है वो आपका एक ही वर्ड के अंदर इसका क्या है? आंसर है। समझ में आ गया? अगला यहाँ पे रेंज में आपसे पूछता है, तो रेंज का आंसर आपके सामने है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। अगला आपके सामने एक ही वर्ड में बात कर लेता है, तो एक ही वर्ड में मैंने आपको दे दिया था 16 ब्रीथ पर मिनट जो है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। यहां तक आपको कोई डाउट? चलिएगा, अब आप ढूंढते हैं इसमें 12 से 20 वाला रेशियो किस में है या फिर 12 से 20 कहां पे देखा गया है। तो देखिएगा
यहाँ पे इसके मैं ये तो मानता हूं कि 12 तो यहाँ पे आता है, लेकिन 20 यहाँ पे नहीं आता, तो पहला आंसर वहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट वन जो है वो 15:20 वाला रेशियो जो है ये आएगा 12 से 20 के अंदर। ये सियानो, क्योंकि 12 से ज्यादा हो सकती है ना। मैंने एक ही वर्ड में बात करी, वो 16 की करी, तो अगर सही से आप देखेंगे तो 16 15 से अबो होता है, तो यहाँ पे 16-20 ब्रीथ जो पर मिनट होता है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। यानी कि स्क्रीन पे आपके सामने जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वो बी है। ये सेनो। अब अपन इसकी दो चीजों की बात करते हैं। ये कह रहा है कि अगर लेस देन 10 हो, अगर आपकी लेस देन 10 हो रेस्पिरेटरी रेट, लेस देन 10, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? उस चीज को बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। ये से नो, क्या बोलेंगे उसको? ब्रेडिकार्डिया। समझ में आई बात? ब्रेडिकार्डिया, यहां तक आपको कोई डाउट? ब्रेडिकार्डिया किसको बोलेंगे? अगर यही रेस्पिरेटरी जो रेट है वो 10 से नीचे चला जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया, सॉरी ब्रेडिपिनिया, रेस्पिरेशन के लिए पिनिया नाम वर्ड में आता है, तो वो होता है ब्रेडिपिनिया। ये से ब्रेडिपिनिया जो कार्डिया वर्ड है वो आपका किसके लिए आता है? पल्स के लिए आता है, सॉरी। ये से तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रेडिपिनिया बोलेंगे। और अगर यही रेस्पिरेटरी जो रेट है वो 24 से अबो आ जाती है उसको बोलेंगे टेकीपिनिया। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? टेकीपिनिया। इसको क्या बोलेंगे आप? टेकीपिनिया। समझ में आ गई बात? ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार पूछी गई है, ब्रेडिपिनिया के बारे में, टेकीपिनिया के बारे में, ब्रेडिकार्डिया के बारे में, टेकीकार्डिया के बारे में, ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है। तो आपके ये चीज याद होनी चाहिए कि अगर जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 10 से कम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, और अगर वो रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 से ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट अबो 24 होता है उसको टेकीपिनिया के नाम से जानेंगे, और अगर उसका लेस देन 10 होता है तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? ब्रेडिपिनिया के नाम से बोलेंगे। यस या नो? करेक्ट आंसर था उसमें ये आपका बी था। रेस्पिरेशन की जो रेंज होती है जिस रेट की वो होती है 12 से 20। एक ही वर्ड में पूछता है तो उसका आपका 16 जो आंसर है वो राइट आंसर होता है। चलिएगा, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग टेकिंग बीपी, ये क्या कह रहा है कि आप बीपी ले रहे हैं, और वो भी कहाँ की ले रहे हैं? अपर आर्म की बीपी ले रहे हैं। कहाँ की बच्चों? अपर आर्म की बात करें, यहां से आप बीपी ले रहे हैं। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन पे एक एक लाइन पे एक एक वर्ड पे फोकस करना है जब भी आप कहीं सक्सेस की तरफ चलेंगे। ये अपर आर्म की ले रहे हैं, तो ये कह रहा है कि जो चेस्ट पीस होता है किसका? स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का जो आगे वाला जो चेस्ट पीस होता है, तो चेस्ट पीस होता है वो कौन सी आर्टरी पे पुट करेंगे? कौन सी आर्टरी पे अपन उस चेस्ट पीस को रखेंगे? कहाँ की बीपी ले रहे हैं? अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये कह रहे हैं चेस्ट पीस कहाँ रखेंगे, तो इसके लिए अपने को ये पता लगाना जरूरी है कि बीपी अगला लोअर से ले रहा है या अपर से ले रहा है। तो इसमें बीपी कहाँ से ले रहा है? अपर आर्म से ले रहा है। उसने कंडीशन यहाँ पे आपको दे दी है, जगह उसने आपको दे दी है। इससे आपको आंसर मिलना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात? अब अगर अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं, जैसे ये एक एडल्ट है, ये बच्चों क्या है? एक एडल्ट है। देखिए डायग्राम मेरे बहुत शानदार हैं, ऐसे डायग्राम तो कभी आपने देखे भी नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। डायग्राम है वो आपके बहुत ही सुंदर हैं। समझ में आई बात? ये देखिएगा, कवि की कविताओं पे ना जाएं, कवि की भावनाओं पे जाना है। यस या नो? किस पे जाना है बच्चों? भावनाओं पे जाना है आपको। कवि की कविताओं पे ना जाके किस पे जाना है? भावनाओं पे जाना है। तो ये बहुत ही प्यारा सा एडल्ट, ये देखो इसको अपन ने शर्ट पहना दिए हैं, ये लो साहब, ठीक है। अपर आर्म की बात कर रहा है, ये आपका एक तरीके से एल्बो हो गया, ये एक तरीके से क्या हो गया आपका? ये आपका एल्बो हो गया, ये आपका अपर आर्म है। यहाँ पे उसने बीपी कप बांधा है। कहाँ पे बांधा है? यहाँ पे उसने क्या बांधा है? बीपी कप बांधा है। तो यहाँ पे ये अपर आर्म की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है? अपर आर्म की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि अपर आर्म पे अगर यहाँ पे आप बीपी कप बांधे हो तो आपका जो चेस्ट पीस है स्टेथोस्कोप का उसको कहाँ पे रखते हैं? तो एक्चुअल में जो होता है वो होता है कि बीपी कप से जस्ट बिलो, बीपी कप से जस्ट बिलो, देखिएगा क्वेश्चन यहां से भी आता है जस्ट बिलो, बीपी कप से जस्ट बिलो
2.5 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 इंचेज, ये या नो, या इसको मैं क्या लिखूं 1 इंच, दोनों में लिख दिया है मैंने, कहीं किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। बाकी तो आपको एक कॉमन सेंस की बात थी, 2.5 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच आपको समझ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया कि एक्चुअल में तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है कि जहां आप बीपी कप बांधते हैं उसके जस्ट बिलो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच जो बिलो है, वहां पे आप क्या रखेंगे, चेस्ट पीस को रखेंगे। तो ये जो आपका अपर आर्म था और यहाँ पे आपने बांधा, इसके जस्ट 2.5 सेंटीमीटर अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो वहां पे जो आर्टरी फील होगी वो आर्टरी आपको कौन सी फील होगी, ब्रेकियल आर्टरी वहां पे फील होगी। कौन सी आर्टरी फील होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये आपका जो राइट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ब्रेकियल। ये जो आर्टरी फील होगी वो ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे आपको फील होगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलिए अब जो स्टेथोस्कोप का जो आप पीस रख रहे हैं वो कहां पे रख रहे हैं, ब्रेकियल आर्टरी पे रख रहे हैं। जो स्टेथोस्कोप पे जो पीस रख रहे हैं वो कहां रख रहे हैं, ब्रेकियल आर्टरी पे रख रहे हैं। समझ में आ गया यहां तक आपको कोई डाउट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था, ब्रेकियल आर्टरी था, वो इस क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर था। अब अगर आप बीपी कप से वहां पे आवाज सुन रहे हैं बच्चों, आवाज सुनने, वहां पे दो प्रकार की साउंड सुनाई देती है, वहां पे दो प्रकार की साउंड सुनाई देती है, कोर्ट को फर्स्ट एंड कोर्ट को सेकंड, नहीं सॉरी फिफ्थ। कोर्स को फर्स्ट एंड कोर्स को फिफ्थ, यस या नो? कोर्स को फर्स्ट एंड कोर्स को कौन सी, फिफ्थ। तो जो कोर्सकोप जो फर्स्ट साउंड है वो आपको कौन सी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये ऑलवेज आपको सिस्टोलिक बीपी का सुनता है। एंड जो फिफ्थ वाला है वो कौन सा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये नो? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जो साउंड सुनती है उसको बोलते हैं कोर्स को फर्स्ट के नाम से, और कोर्स को फिफ्थ के नाम से जो साउंड सुनता है वो किसका सुनता है, डायस्टोलिक के नाम से सुनता है। ये नो? यहां तक आपको कोई दिक्कत चलेगा। अब मैं बात करूं आपको, जब आप बीपी कप बांध रहे हैं, देखिएगा एक दो क्वेश्चन है वो सुन लीजिएगा। जब आप बीपी कप बांध रहे हैं तो ना तो अपने को टाइट बांधना है और ना आपको लूज छोड़ना है। आपको पता है कि अगर आप बीपी कप को लूज छोड़ देते हैं तो उससे भी आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्चुएशन आता है बीपी में, या उसके अंदर भी क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है बीपी में। अगर आप उसको बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं तो उसकी वजह से भी आपको वहां पे क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है। ये सभी लोग जानते हैं आप। तो यानी कि अब आपको कैसे लूज और कैसे टाइट का कैसे पता चले, अगर आपने बीपी का बांधा है, अगर आपने बीपी का बांधा, उसके नीचे की तरफ आप एक फिंगर देख के काम, यहाँ पे एक फिंगर डालेंगे, मतलब 1 फिंगर लूज। जो बीपी का बांधा है वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो 1 फिंगर है वो इजीली चली जाए और आप उस एक फिंगर को रोटेट करके वहां पे देखेंगे। तो यानी कि 1 फिंगर जो लूज है उतना आपको वहां पे कितना, 1 फिंगर लूज, ये नो, 1 फिंगर लूज। जो आपका बीपी कप है वो 1 फिंगर लूज होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसको स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन है ये बहुत बार आए हुए हैं, ये शानू, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये बहुत बार आए हुए हैं। समझ में आई बात आपको? कोर्स को फर्स्ट एंड कोर्स को फिफ्थ साउंड समझ में आ गई? अभी तक यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आपको? और 1 फिंगर लूज वो वहां पे होना चाहिए। दूसरी बात, अब अपन बात करते हैं कि वो इन्फ्लेट कितना करना है। जो बीपी कप है उसको आपको इन्फ्लेट कितना करना है, समझ में आई बात? उसको आपको इन्फ्लेट कितना करना है। अगर अपन इन्फ्लेट की बात करते थे, आपको वहां पे उसको इन्फ्लेट कितना करना है, तो आपको वहां पे इसका इन्फ्लेट करना है जब आर्टरी की साउंड एब्सेंट हो जाए। अगर आपने आर्टरी के ऊपर जो पल्स वहां पे आप देख रहे हैं, जब आर्टरी की जो साउंड है वो क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए। क्या हो जाए, आर्टरी की जो साउंड है, आर्टरी की जो साउंड है वो एब्सेंट हो जाए।
क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए। उसके बाद में भी 20 mm ऑफ Hg आपको क्या करना है, और इन्फ्लेट करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि अगर आपने 100 mm ऑफ Hg जहां तक आया, अगर आपने वहां तक उसको फुलाया, वहां तक आपने उसको इन्फ्लेट किया, और वहां पे आपको साउंड सुनाई देना बंद कर दिया, यानी कि पल्स है वो आपको नहीं सुनाई है, ऑडिबल नहीं है, जो पल्स थी वो क्या हो गई, वहां से गायब हो गई। उसके बाद भी आपको 20 mm ऑफ Hg तक और क्या करना है, इन्फ्लेट करना है। 20 mm ऑफ Hg तक की भी आपको क्या करना है, इन्फ्लेट करना है। यहां तक समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि इसकी रीडिंग को चेक करना, इसकी रीडिंग को कि सही से इसकी रीडिंग आई। तो सही से रीडिंग आने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो आपको एट ए हार्ट लेवल, आपको जो बीपी कप वगैरह है उसको लेवल क्या है, हार्ट के लेवल पर रखना है। दूसरी बात, ना लूज बांधना है, ना टाइट बांधना है, ना कफ नेरो यूज लेना है, ना कफ वाइड लेना है, ना हाथ को एलिवेट करना है, ना हाथ आपका हार्ट लेवल से नीचे की तरफ होना चाहिए, ना लूज होना चाहिए, ना टाइट होना चाहिए। प्लस एक चीज और है कि रीडिंग सही चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एट द आई लेवल। क्या, एट द आई लेवल, समझ गए, टू चेक एट द आई लेवल। अब जब आप उसकी रीडिंग को चेक कर रहे हैं तो जो आपका जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो आपके आई लेवल पे, उसकी जो रीडिंग है वो आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, जिससे आपको उसकी रीडिंग है वो सही तरीके से क्या होगी, विजिबल होगी। ये से नो समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर पेशेंट, एक क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है और वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि एक मरीज है वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। कौन सी में, सुपाइन पोजीशन में लेटा है। दूसरा मरीज है वो सिटिंग में है। कौन सी में है बेटा, सिटिंग पोजीशन में। तो ये क्या कह रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपने नापा है, तो क्या उसमें कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं, वो कैसा होगा, सेम आएगी। उसकी जो रीडिंग है वो सेम आएगी, भले ही वो लेटा हुआ है, भले ही वो सिटिंग पोजीशन में है, तो ये जो उसकी जो रीडिंग है वो कैसी आएगी, सेम आएगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यस या नो। अब अपन बात करते हैं डिफ्लेट की। भाई आपने इन्फ्लेट तो कर दिया, अब आप करते हैं डिफ्लेट की। और डिफ्लेट किस तरीके से करना है, यूं नहीं एक सेकंड में आपने डिफ्लेट कर दिया। 2 to 3 सेकंड पर 10 mm ऑफ Hg, यानी कि 10 mm ऑफ Hg को इन डिफ्लेट करने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 to 3 सेकंड पर 10 mm ऑफ Hg के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिफ्लेट करना है। जैसे ही आप डिफ्लेट करेंगे आपको पहला साउंड सुनाई देगा, जो आपको पहला साउंड सुनाई देगा, कोर्सकोफेस साउंड। कोर्सकोफेस साउंड है वो किस बीपी को, सिस्टोलिक बीपी। कौन सी बीपी को इंडिकेट करेगा, सिस्टोलिक बीपी को। और जो फिफ्थ साउंड, जो लास्ट साउंड जो आपको दिखाएगी, सुनाई देगी, उसको बोलेंगे कोर्सकोफिफ्थ साउंड। लास्ट साउंड जो सुनाई देगी उसको बोलेंगे कोर्सकोफिफ्थ साउंड। और वो आपके डायस्टोलिक, कौन सी बीपी, डायस्टोलिक बीपी को इंडिकेट करेगा। समझ में आ गया। कल के जो क्लास थी, इसका जो पहला जो लेक्चर था उसमें कुछ बीपी की बातें हुई थी, वहां पे बीपी कफ की साइज के बारे में डिस्कशन हो गया है। बीपी कफ लूज है तो क्या होगा, टाइट है तो क्या होगा, नैरो है तो क्या होगा, वाइड है तो क्या होगा, वो सारे कंसेप्ट हैं वो पिछले वाली क्लास में क्लियर हो गए हैं। कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बचे हुए थे, वो कंसेप्ट अपन ने इस क्लास के अंदर आपको क्या करवा दिया है, पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यस या नो। तो मुझे नहीं लगता कि बीपी से आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी। समझ गई बात। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। कह रहा है टू असेस द पेशेंट पोस्टीरियर टिबियल पल्स ए नर्स वुड पाल्पेट। ये क्या कह रहे हैं, जो पोस्टीरियर टिबियल जो है, तो पोस्टीरियर जो टिबियल जो पल्स है वो आप कहाँ पाल्पेट करेंगे, वो पोस्टीरियर टिबियल पल्स है वो कहाँ पाल्पेट करेंगे। देखिएगा मैं आपको अपने जो थ्योरी लेक्चर है, वो थ्योरी लेक्चर है, उसके अंदर पूरी जो 9 पल्स है, टोटल जो पल्स है उसकी लोकेशन के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, हर एक पल्स की लोकेशन। और मैंने यहाँ पे, मैंने आपके वहां पे बच्चों बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना के
मैंने वहां पे बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना के और हर प्रकार की पल्स को आपको मैंने हर प्रकार की पल्स को वहां पे बताया है कि यहाँ पे कौन सी होती है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी, ये मैंने वहां पे आपको सारा बताया है। उस चीज में मैं मेरा टाइम खराब नहीं करूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी लोगों को पुट करना चाहिए। इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पुट करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें बताई हुई थी, पढ़ाई हुई चीजें अगर आज आपके सामने स्क्रीन पे आती हैं और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और उन बच्चों का हो नहीं सकता कि जिसके लिए यहाँ पे विनायक की फैकल्टी, चाहे संडे है, चाहे मंडे है, चाहे दीपावली है, चाहे होली है, चाहे गोवर्धन पूजा है, चाहे वैलेंटाइन डे है, कुछ भी है, एनी हाउ कंडीशन में अगर यहाँ पे आपको 2 फैकल्टी एनी वक्त आपको प्लेटफॉर्म पे मिलता है, उसके बाद अगर आप इन छोटे मोटे क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाते हैं तो बच्चा ये दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात है। 5 से 7 हजार रुपए की जॉब करने के लिए रेडी हो जाना, 80 से 90 हजार रुपए वाली जॉब है, वो बच्चे करेंगे जो केवल और केवल स्टडी पे फोकस करें। ये से नो समझ में आ गई। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी जाएगा। जो पोस्टीरियर टीबियल जो पल्स है, पोस्टीरियर टीबियल जो पल्स है बिलो द मीडियल मेलुलस मिलती है। कहां पे मिलती है? बिलो द मीडियल मेलुलस मिलती है। जैसे तो इस क्वेश्चन से आपको अपना खुद का अंदाजा लग जाएगा कि मुझे कितनी पल्स का नाम पता है। पहली बात तो कितने पल्स का मुझे नाम पता है और कितने पल्स की मुझे साइट पता है। नहीं है तो उसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोस्टीरियर पूछा है, वो कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आ गई बात? चलिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। 4th वन क्वेश्चन कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद हाई फीवर एक्सेप्ट। कह रहा है कि जब हाई ग्रेड फीवर है तब आप क्या कर सकते हैं। एक चीज आपको नहीं करनी है, हाई ग्रेड फीवर में, और आपको सारी चीजें करनी है। ठीक है, नीचे दिए हुए में से एक चीज एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको पता है कि जब फीवर तेज होती है तो अपन कोल्ड स्पंजिंग करने के लिए बोलते हैं। अपन मरीज के साथ वालों को बोलते हैं कि गिल्ला कपड़ा लेवे और पूरी बॉडी के ऊपर क्या करें, स्पंजिंग करें। पूरी बॉडी के ऊपर क्या करें, ये गिले कपड़े को रगड़ना है, ऐसा अपन बोलते हैं। लेकिन अपन अपनी भाषा में समझते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, अपन कोल्ड स्पंजिंग बोलते हैं। और कोल्ड स्पंजिंग का जो है फीवर में बहुत बड़ा रोल है। कोल्ड स्पंजिंग का है फीवर में बहुत बड़ा रोल है। तो ये काम तो अपने को क्या करना है वहां पे, यस या नो, ये अपने को जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही फीवर आता है तो अपन वाइटल साइन चेक करते हैं, जरूर चेक करते हैं। क्योंकि वाइटल साइन इसलिए चेक करते हैं कि अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पे रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होती है और वहां पे पल्स भी इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है आगे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे बताऊंगा, फिर आगे वाले क्वेश्चन बताऊंगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अभी सोचोगे सर ने यहीं तक छोड़ दिया। मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूं कि वाइटल साइन लेना जरूरी इसलिए है, वाइटल साइन लेना जरूरी इसलिए है कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे रेस्पिरेटरी रेट में भी चेंजेज आएगा, पल्स रेट में भी चेंजेज आएगा। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट में चेंजेज आ रहा है, पल्स रेट में चेंजेज आ रहा है, इट मींस फीवर वाले पेशेंट को अपने को वाइटल साइन भी चेक करना चाहिए, उसको अपने को कोल्ड स्पंजिंग भी देना चाहिए। दूसरी बात, आपको उसको मेडिसिन भी देनी चाहिए। कौन सी? एज प्रिस्क्राइब। आपको डॉक्टर नहीं बनना है। अगर वहां पे पैरासीटामोल डॉक्टर का लिखा हुआ है तो प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है वो आपको जरूर देना चाहिए। 4th वन क्या कह रहा है कि रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पे नहीं का पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक नहीं होता है, वहां पे तो फ्लूइड इनटेक करना होता है। वहां पे तो फ्लूइड का जो इनटेक है वो ज्यादा लेना, जितना नॉर्मली लेते हैं। तो फ्लूइड का जो इनटेक है वहां पे तो बेसिकली तो क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। क्योंकि वहां पे स्वेटिंग वगैरह से क्या होता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है। स्वेटिंग वगैरह से बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से फ्लूइड इनटेक तो वहां पे बढ़ाते हैं, ना कि रेस्ट्रिक्ट करते हैं। देना अलाउ करते हैं, ज्यादा से ज्यादा देते हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है, कौन सा नहीं होगा। ये तीनों काम अपने को करने हैं, जो ऊपर वाले तीनों काम अपने को करने हैं, और अपने को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। क्या? फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। फ्लूइड अपने को क्या होता है, देना होता है। समझ में आ गई बात? चलिए, द थंब इज नॉट यूज द टेकिंग पल्स बिकॉज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
स्टार मार्किंग कीजिएगा, जितने स्टार लगाओ कम है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आते हैं बहुत बार एग्जाम में, पूछे हुए क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जामिनर को यहाँ पे आके अटकना ही पड़ता है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आपको थंब यूज नहीं करना चाहिए पल्स में। तो भाई साहब, पल्स लेने समय आपको थंब यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्यों नहीं करना चाहिए? ये क्या कह रहा है कि वो मोटा होता है, या पोजीशन का इश्यू है, या आर्टरी थंब इन नियर टिप नहीं, दिस इज एन आर्टरी इन द थंब। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो एक ही लाइन में होता है, हमेशा यही होता है, इसकी कोई भी लैंग्वेज चेंज नहीं होती है। ये खुद ये कह रहा है कि जो थंब है उसके अंदर आर्टरी पाई जाती है। जो थंब है उसके अंदर क्या होती है? आर्टरी पाई जाती है। थंब के अंदर अगर आर्टरी वहां पे पाई जाएगी तो आपको खुद को उस खुद की आर्टरी का पल्सेशन फील होगा, आपको उस आर्टरी का खुद का पल्सेशन फील होगा, और उसी अगर उसका खुद का पल्सेशन फील हुआ तो आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये जो पल्स जो अपन फील कर रहे हैं उसका है, या फिर ये जो बीट है वो अपने अंगूठे की है। इसलिए ये कह रहा है कि देयर इज एन आर्टरी इन द थंब। थंब के अंदर क्या होती है? आर्टरी होती है, इसलिए वहां पे ये पल्स के समय आपको थंब काम में नहीं लेना चाहिए। तो फिर आपको क्या काम में लेना चाहिए? अगर आपको थंब काम में नहीं लेना है तो फिर आपको क्या काम में लेना चाहिए? तो अगर आपको टू चेक पल्स, उसके अंदर आपको काम में लेना चाहिए, या तो आपको टू फिंगर काम में लेना है, या तो आपको टू फिंगर काम में लेना है, या आपको थ्री फिंगर काम में लेना है। यस या नो? या तो आपको टू फिंगर काम में लेना है, या फिर आपको क्या लेना है? थ्री फिंगर काम में लेना है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, स्लो ऑस्कल्टेट करना है। क्या करना है? स्लो ऑस्कल्टेट करना है। स्लो ऑस्कल्टेशन यानी कि धीरे से आराम से आपको पालपेट करना है, मतलब धीरे से सुनना है, ज्यादा जोर से नहीं दबाना है। तो आपको स्लो ऑस्कल्टेट करना है। टू फिंगर या थ्री फिंगर आपको वहां पे यूज में लेना है। थंब आपको वहां पे कभी भी यूज में नहीं लेना होता है, क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर क्या होता है? इसके अंदर खुद के अंदर आर्टरी होती है, उस वजह से वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि while feeling the pulse when the beat is speak, आपको पता है कि आप पल्स ले रहे हैं वहां पे, आप वहां पे पल्स फील करें, और वहां पे ये कह रहा है कि एक बीट उसके अंदर बीच में क्या होती है? स्किप हो जाती है वहां पे। तो उसको कौन सी टाइप की पल्स बोलते हैं? किस टाइप की? क्या उसको इरेगुलर पल्स बोलते हैं, डायक्रोटिक पल्स बोलते हैं, उसको इंटरमिटेंट पल्स के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होता है इंटरमिटेंट पल्स। ये चलो, डायक्रोटिक पल्स का डाई मीन्स टू, डाई मीन्स दो, आपको दो पल्स वहां पे दिखा सुनाई देंगी, वो तो डाइक्रोटिक पल्स। और इरेगुलर का मतलब होता है जैसे आपका जो उसका जो रेगुलरिटी है, जो उसकी ये जो रेगुलरिटी है, जैसे पल्स ऐसे, फिर ये थोड़ा सा टाइम ले लिया, मतलब ये रेगुलर नहीं है। जैसे एक दो, फिर तीन चार, फिर पांच, फिर छह, मतलब ये जो रेगुलरिटी है, उसकी जो रिदम है वो सही नहीं है। तो उस प्रकार की पल्स को इरेगुलर पल्स कहते हैं, और रेगुलर पल्स को आपको पता ही है। ये शनो, अब बात करते हैं, आपको पता है कि पल्स जो होती है वो आपको वैसे क्वेश्चन आता है, तो पल्स का क्वेश्चन यही आता है कि जो एपाइकल पल्स है वो आपको 30 सेकंड के लिए, सॉरी, जो एपाइकल पल्स है वो आपको पूरा 1 मिनट के लिए देखना है, और बाकी की बॉडी के जो जितने भी पेरिफेरल पल्स है उसको आप 30 सेकंड सुन के और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वो पल्स क्या हो? नॉर्मल हो। अगर वो पल्स क्या हो? नॉर्मल हो। अगर नॉर्मल पल्स है तो आप 30 सेकंड गिन के उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। यस या नो? तो इसका जो आंसर था कि बीच में स्किप हो जाती है, तो ये इंटरमिटेंट पल्स के नाम से जाना जाता है। यस, इंटरमिटेंट पल्स के नाम से जाना जाता है। चलेगा, ये कह रहा है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो पल्स रेट कितनी बढ़ती है? वो जो क्वेश्चन जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, जो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यस या नो? वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वो क्वेश्चन आपके साथ ये कह रहा है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो आपका अगर इंक्रीज होता है तो आपको वहां पे 10 बीट पर मिनट क्या होगी? पल्स बढ़ेंगी। 1 डिग्री 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है वो अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपके 10 बीट पर मिनट, 10
बीट्स पर मिनट हैं वो आपकी पल्स इंक्रीज होगी। अगर मैं सेम ही रखूं कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है वो अगर इंक्रीज होता है, तो अगर हम आपसे बात करें कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी बढ़ेगी, ये से नो, वो कितनी बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी 4 ब्रीथ पर मिनट। कितनी बढ़ेगी? 4 ब्रीथ पर मिनट। ये से नो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर 4 ब्रीथ पर मिनट आपका क्या बढ़ेगा? रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी। और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 10 बीट पर मिनट, यानी 10 आपकी क्या बढ़ेंगी? पल्स बढ़ेंगी। ये दोनों ही बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। दोनों का आपको स्टार लगा के करना है, दोनों क्वेश्चनों का आपको स्टार लगा लेना है। ये से नो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे सी ही रहेगा। ये से नो अगर अपन यहीं पे और बात कर लेते, अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना बढ़ता है? ऑक्सीजन कंजप्शन है वो कितना बढ़ता है? वो आपका 10% बढ़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा। यानी कि 3-4 क्वेश्चन आपके हो गएंगे। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो 10 बीट पर मिनट आपकी पल्स बढ़ जाएंगी, 4 ब्रीथ पर मिनट आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन कंजप्शन है वो 10% आपका क्या बढ़ जाएगा? ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने पिछली बार बताया था कि फीवर जब भी होता है तो अपने को वाइटल साइन है वो चेक करना जरूरी होता है। क्यों होता है? अपन ने यहाँ पे साबित कर दिया है, इसलिए यहाँ पे ये जरूरी होता है। यस या नो? हारा वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ेगा वो कभी भी हार नहीं सकता बच्चों। यस या नो? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या? सुटेबल साइट टू चेक पल्स इनटू न्यूबॉर्न। ये कह रहा है कि न्यूबॉर्न के अंदर आपको पल्स चेक करनी है तो कौन सी साइट सुटेबल रहती है? आप सभी लोग जानते हैं, अगर चाहे बात हो न्यूबॉर्न की या बात हो किसकी? चाइल्ड की, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए एपिकल जो पल्स है, एपाइकल जो पल्स है उसको चेक किया जाता है। और एपाइकल पल्स है वो आपको पता है कंप्लीट 1 मिनट के लिए, कंप्लीट 1 मिनट के लिए आपको क्या करना चाहिए? एपाइकल पल्स चेक करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे बात आती है, अगर बात आती है कैरोटिड पल्स की, तो जो कैरोटिड पल्स है वो ऑलवेज इमरजेंसी, वो आपको इमरजेंसी में काम में लेते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ तो किस में काम में लेते हैं? सीपीआर इन एडल्ट, सीपीआर इन एडल्ट। एडल्ट का जब अपन सीपीआर करते हैं तो वहाँ पे अपन कौन सी पल्स काम में लेते हैं? कैरोटिड जो पल्स है वो वहाँ पे काम में लेते हैं। अगर सीपीआर अपन चाइल्ड का कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेकियल पल्स को काम में लेते हैं। कौन से पल्स को काम में लेते हैं? ब्रेकियल पल्स को वहाँ पे काम में लेते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पिछले वाले सेशन में बता चुका हूँ, ये चीज़ें मैं आपको पिछले वाले सेशन जो है उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। समझ में आएगी बात? चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। इसका राइट आंसर एपाइकल दे दिया था मैंने, यस या नो? एपाइकल पल्स होती है। When the patient has less discomfort, ये क्या कह रहा है? एक पेशेंट है वो लेस डिस्कम्फर्ट, यानी कि पहले तो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है लेकिन अब लेस डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग वाइल स्टैंडिंग। कह रहा है कि कोई पेशेंट है वो जब खड़ा रहता है तो उसको सांस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना चाह रहा है, सांस लेने में खड़ा होता है जब दिक्कत नहीं है, लेटे हुए पे दिक्कत है, लेकिन लेटे हुए दिक्कत का यहाँ क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं किया गया। यही किया गया अगर वो खड़ा होता है तो लेस डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, उसको ऑर्थोफिनिया के नाम से जाना जाता है। आपको पता है डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यस या नो? डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ जिसको अपन बोलते हैं उसको अपन डिस्निया बोलते हैं। ये से नो चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन आपको पता ग्रेजुअली, ग्रेजुअली रेट एंड डेप्थ आर इंक्रीज, ये इस तरीके का जो रेस्पिरेशन है उसको चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और जो बायोट्स जो रेस्पिरेशन होता है उसमें 3 से 4 डीप ब्रीथ होती है, देन एपनिया होता है, फिर 3 से 4 डीप ब्रीथ होते हैं, फिर एपनिया होता है, 3 से 4 डीप ब्रीथ, फिर एपनिया, फिर 3 से 4 डीप ब्रीथ। यहाँ पे इसको एपनिया बोलते हैं। एपनिया लगभग 20 सेकंड का होता है लेकिन ये 60 सेकंड तक का हो सकता है, उसको बायोट्स रेस्पिरेशन बोलते हैं। और धीरे धीरे डेप्थ और रेट का इंक्रीज होना चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहलाता है। बायोट्स रेस्पिरेशन में 3 से 4 डीप ब्रीथ होती है और उस डीप ब्रीथ के बाद में एपनिया वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है उसको चाइन स्ट्रोक बायोट्स बोलते हैं। चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन सीन इज
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DKA के अंदर कौन सा देखा जाता है? चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन है वो DKA के अंदर आपको क्या होता है? देखा जाता है। तो यहाँ तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ऑर्थोपेनिया होता है जब पेशेंट है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो उसका थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, उसका जो रेस्पिरेशन है, जो सांस है, वो थोड़ा अच्छे से उसका आना चालू हो जाता है। यस या नो? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। द नर्स इज टेकिंग द बीपी। ये कह रहा है कि नर्स है ना बीपी ले रही है कहाँ से? एक ओबेज पेशेंट की। इफ द बीपी कफ इज टू स्मॉल, ये क्या कह रहा है कि बीपी कफ है वो स्मॉल है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब इसका आंसर अगर आपने नहीं दिया तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मैंने कल बता दिया था अगर बीपी कफ नैरो है या बीपी कफ टाइट है तो इन दोनों तीनों कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो बीपी है वो एलिवेट होगा, यानी जो बीपी है वो इंक्रीज होगा। तो फॉल्स एलिवेशन, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो फॉल्स एलिवेशन। मैंने आपको कल परसों एक कंडीशन बताई थी जब बीपी कफ की साइज की बात आ रही थी, वहां पे मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पे तो मैंने बताया था कि जो बीपी है वो एलिवेट, यहाँ तो एलिवेशन है और यहाँ पे क्या है आपका डिक्रीज बीपी है। बीपी मतलब एलिवेट किस कंडीशन में आएगा? कंडीशन में आएगा अगर बीपी कप क्या हो? नैरो हो, शॉर्ट हो, ठीक है। किस कंडीशन में आएगा? नैरो हो, शॉर्ट हो, ये से नो, ये आपको वाइड हो, लार्ज हो, ये से नो, यहाँ पे आपका लूज हो, यहाँ पे आपका क्या हो? टाइट हो। यानी अगर बीपी कप लूज है तो बीपी इंक्रीज आएगी, छोटी साइज है तो इंक्रीज आएगी, नेरो है तो इंक्रीज आएगी। तो ये जो कंडीशन है ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लेक्चर अगर आप ये देख रहे हैं तो इसके पीछे वाले भी लेक्चर आप देखें, बहुत से जो क्वेश्चन है वो आपको रिलेट करते हैं हर एक क्वेश्चन। अब ये चीजें अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करने लग जाऊं, इट मीन्स अपना वापिस से टाइम खराब होगा, क्योंकि ये चीजें अपन ऑलवेज पढ़ा, मतलब अपन ये क्वेश्चन जो है, ये चीज जो है वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। उसी चीज को दोबारा से यहाँ पे बखान करना विनय की आदत नहीं है। लोग बाग उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार लेके आते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते रहते हैं। अपने यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। जो क्वेश्चन एक बार आ चुका है वो क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे नहीं आता है। बाई मिस्टेक आ जाए तो एक अलग बात है, बाकी अपना ऐसा कोई रूटीन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन होते हैं न्यू क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो कह रहा है कि बीपी बढ़ जाएगी, और बीपी किस किस कंडीशन में बढ़ जाएगी वो कंडीशन मैं सारी आपको लिखा चुका हूँ। बीपी का नैरो होगा, शॉर्ट होगा, लूज होगा, टाइट होगा, हाथ का जो लेवल है वो ऊपर होगा, हार्ट से नीचे होगा, पिलो लगा लिया नीचे तो क्या होगा। ये सारी कंडीशन मैं आपको पहले से डिस्क्राइब कर चुका हूं। पिछला लेसन आप जरूर देखें, पिछला जो लेक्चर है वो आप जरूर देखें। ये नो, इसका जो राइट आंसर है वो कह रहा है कि एलिवेट होगा। अगर कोई यहाँ पे ओबेज पर्सन, ये सब चीजें घुमाने के लिए क्या है, ओबेज हो कुछ भी पर्सन हो, सब मतलब सीधा सा यही है कि जो बीपी कप वो क्या है, स्मॉल है। आपको क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट पे पिन पॉइंट जो होता है उसको पकड़ना है कि स्मॉल है, बस सीधी सी बात है। और आपको मैंने स्मॉल और नैरो दोनों के नाम से बताया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन तुरंत हाथ आ जाएगा। यस या नो? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स प्रोड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों आपने वैसे तो मेडिकल सर्जिकल में अच्छे से पढ़े होंगे। तो आपको पता है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अगर एक्शन में आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अगर स्टिमुलेट होता है, तो आपको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर बीपी और पल्स रेट इंक्रीज होती है। वहां पे फाइट एंड फ्लाइट का जो रेस्पॉन्स है वो एक्टिवेट होता है। और फाइट एंड फ्लाइट का जो रेस्पॉन्स है वो अगर एक्टिवेट होता है तो आपको पता है वहां पे जो पल्स है वो इंक्रीज हो जाता है, बीपी है वो सारे इंक्रीज, यानी ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रभाव के कारण। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाएगा वो टेकीकार्डिया जाएगा। टेकीकार्डिया का मतलब होता है पल्स रेट हो 100 से ऊपर है, ये कंडीशन टेकीकार्डिया कहलाती है। तो अगर ये कह रहा है कि जो रेस्पॉन्स है वो किसका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर रेस्पॉन्ड करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर रेस्पॉन्ड करता है तो वहां पे टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सारी चीजें हैं वो पैरासिम्पैथेटिक अगर रेस्पॉन्स करता है तो पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे ये क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन वगैरह ये सब इसका अगेंस्ट जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक में हो जाएगा, और टेकीकार्डिया जो है वो किस में हो जाएगा, सिंपैथेटिक के अंदर हो जाएगा। यस या नो? आई होप
आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि कहाँ तक आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बेस क्लियर है। यस या नो तो पढ़ते रहिए विनायक पे, ऐसे ही आपका जो ट्रस्ट है उसको कीजिएगा, आपको आपकी सफलता के पास में हम जरूर लेके जाएंगे। धन्यवाद।